नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। इस समय जब देश की राजनीति में कई सारे अहम घटनाक्रम हो रहे हैं, उसके साथ-साथ अब ममता बनर्जी का बयान आना इंडिया गठबंधन को लेकर के, फिर कांग्रेस के सीनियर नेता संदीप दीक्षित का उन पर पलटवार होना, उधर महाराष्ट्र में सरकार बन जाने के बाद अब आगे किस तरीके से महाराष्ट्र चलेगा, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल स्वामी सर, जैसा आप देख पा रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हम ममता बनर्जी से शुरुआत कर लें, इंडिया गठबंधन की बात कर लें। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हैं क्योंकि उनके चलते ही इंडिया गठबंधन बना था। क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व करने से इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा? दूसरा ये भी पूछ लूं आपसे कि क्या संभव है कि पश्चिम बंगाल में बैठ के ममता बनर्जी नेतृत्व कर पाए इंडिया गठबंधन का? देखिए, पहले तो ममता बनर्जी से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मैं उन्हें जानता हूं, वो मुझे जानती हैं। लेकिन अगर मैं उनका एडवाइजर वो मुझे बना लें या एक टीचर की तरह मुझसे पूछें कि स्वामी साहब मुझे क्या करना चाहिए, या राहुल गांधी भी मुझसे पूछें और खड़गे साहब पूछें और ममता बनर्जी पूछें, तो मैं एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन ममता दीदी को दे सकता हूं। देखिए, ममता दीदी ओरिजिनली कांग्रेसी हैं और वो कांग्रेसी विचारधारा से प्रेरित हैं। और तृणमूल कांग्रेस जो उन्होंने बनाई थी वो इसलिए बनाई थी, उनको ये लगता था कि कांग्रेस जो है कम्युनिस्टों से उस प्रकार से नहीं लड़ रही है जैसे उसे लड़ना चाहिए। तो सिंपल सॉल्यूशन है, ममता बनर्जी कांग्रेस में वापस आ जाएं और वहां का जो कांग्रेस यूनिट है वो वही रह जाएगा। तृणमूल कांग्रेस को डिसॉल्व कर दें, कांग्रेस की भारतीय अध्यक्ष बन जाएं और पूरे इंडिया ब्लॉक का वो चेयरमैन बन जाएं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन देखिए, भारत की जो संरचना है उस संरचना में केवल एक प्रदेश के भाषा भाषी लोगों को लेकर आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर पाए, यह संभव नहीं होगा। और अगर संभव भी होगा तो वास्तविकता में वो वही आदमी कर पाएगा जिसको मेजॉरिटी लैंग्वेज स्पीकिंग एरिया का सपोर्ट हो। जैसे देखिए, इसी का एडवांटेज हमेशा लिया। आज भी मोदी जी हैं, हिंदी भाषी हैं, अटल जी थे, हिंदी भाषी थे, मोरारजी भाई थे, हिंदी भाषी थे, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, चरण सिंह, राजीव गांधी, माने सारे हिंदी भाषियों का, एक देवेगौड़ा साहब को छोड़ दीजिए आप, ज्यादातर 99% लोग जो है हिंदी भाषी हुए, क्योंकि 70% पॉपुलेशन हिंदी भाषी है। तो आपका जो बंगाल का कल्चर है वो हमें प्यारा है, हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसे पसंद करते हैं। लेकिन वो जो मछली और जो वो है वो एक एक एरिया का वो खान पान है, वो केरला का है, तमिलनाडु का है, ईस्ट का है। लेकिन जो 70% का भूभाग है जहां आपको अपने को प्रेजेंट करना है, लेकिन अगर तो आप तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन की अगर अध्यक्ष बनेंगी तो उससे मेरे ख्याल से पर्पस सर्व नहीं होगा। लेकिन अगर ममता दीदी अपनी पार्टी को डिसॉल्व कर दें, कांग्रेस के अंदर आ जाएं, उसकी अध्यक्ष बन जाएं, कन्वीनर बन जाएं, मेरे ख्याल से राहुल गांधी को भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सोनिया गांधी का और ममता बनर्जी का भी जो आपस का संबंध है वो बहुत अच्छा है। और इस समय इंडिया गठबंधन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है तानाशाही से मुक्त करना और लोकतंत्र और संविधान की स्थापना करना। तो अगर ममता बनर्जी उसके लिए आगे बढ़ती हैं और कांग्रेस में आ जाती है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी, हालांकि एक चीज और पूछ लें सर, जब ममता बनर्जी का निश्चित तौर पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बोल दिया कि इन लोगों को जो है वापस आना चाहिए, यहीं से गए हैं और ठीक भी है देश हित में। जिस तरीके से राजनीति एक एक के 1:1 हो रही है, उस तरीके से तो मुझे लगता है एक हो जाना ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा विकल्प दे दिया आपने। एक और चीज सर, संदीप दीक्षित तुरंत जो है रिएक्शन करते वो कह दिए कि ममता बनर्जी बीजेपी के एजेंट है, तो फिर ममता बनर्जी कैसे आ पाएंगी कांग्रेस में? नहीं, संदीप दीक्षित को इस प्रकार का वाहियात स्टेटमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अधीर रंजन चौधरी क्यों बनने का प्रयास कर रहे हैं? भाई, संदीप दीक्षित जो है, मेरे ख्याल से शीला दीक्षित जी का बड़ा योगदान है दिल्ली को बनाने में, और शीला दीक्षित जी का कांग्रेस के अंदर जितना सम्मान किया गया है वो भी बड़ी चीज है। लेकिन संदीप दीक्षित को इस प्रकार के वाहियात स्टेटमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो आज उनकी कोई कद नहीं है, और ये बात अगर कहनी है तो खड़गे साहब कहें, राहुल गांधी कहें, प्रियंका गांधी कहें, इसमें संदीप दीक्षित क्यों कूद पड़े? तो ये भी अधीर रंजन चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती के लिए। भाई, ममता बनर्जी अपने बंगाल के वोटर्स को एक मैसेज दे रही हैं। वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं लड़ रही हूं। भाई, वो ये तो नहीं कह रही मैं एनडीए की कन्वीनर बनना चाहती हूँ, वो इंडिया गठबंधन की कन्वीनर बनना चाहती हैं। तो इंडिया गठबंधन का तो उद्देश्य ही एनडीए गठबंधन को हराने का है।
तो ये संदीप दीक्षित का जो एनालिसिस है बिल्कुल गलत है। ही इज गोइंग आउट ऑफ हिज वे एंड ही इज डैमेजिंग कांग्रेस पार्टी। तो मेरे ख्याल से वो भी डिसग्रंटेल्ड एनिमल हैं, वो मतलब वो है आदमी हैं, उनको भी इस प्रकार के स्टेटमेंट नहीं देने। एनिमल शब्द वापस ले लेता हूं, एनिमल ठीक नहीं है, लेकिन वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन वो गुमराह हो गए हैं, वो भी लगता है उम्र ज्यादा हो गई, वैसे उम्र ज्यादा तेरी मुझसे तो कम ही होगी, लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट देने से उनको बचना चाहिए। ममता बनर्जी केवल जो बंगाल के लोग हैं और जो मांस मच्छी खाने वाले लोग हैं उनको एक मैसेज दे रही हैं। वो मैसेज देने का अधिकार स्टालिन को भी है, उद्धव ठाकरे को भी है और ममता बनर्जी को भी है। अब हम लोग थोड़ी बात महाराष्ट्र की कर लें सर। नई सरकार तो बन गई, शपथ ग्रहण भी हो गया, लेकिन महाविकास आघाड़ी तो कह रही है कि हमारे विधायक शपथ उपत नहीं लेंगे भाई, हमको ईवीएम पे शक है। अब क्या नया बवाल होगा वहां? देखिए नया बवाल क्या होगा, ये जो बवाल तो खैर खराब वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है। देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए संभव वो करना चाहिए, और इसमें देश की जनता उनके साथ है। देश की जनता जब ये कहना चाह रही थी मकरवाड़ी के अंदर और बाकी अकोला के 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि हम वोटिंग करके बैलेट पेपर से दिखाएंगे कि हमारे गांव से, हमारे पोलिंग बूथ से कितने वोट किसको मिले, उसको भी आपने एक प्रकार से उसी प्रकार से मैनेज किया जैसे आप इलेक्शन के पहले अल्पसंख्यकों और दलितों को मैनेज करते हैं। अच्छा, जैसे अरविंद केजरीवाल की कल मीटिंग हुई, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि शाहदरा एरिया में 11-12 हजार लोगों के वोट काटे गए हैं। न्यूज 24 ने कार्यक्रम किया और वहां के जाके लोगों से मिले, लोगों ने जाके बताया पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने वोट दिया है और उनके पास वोटिंग आईडी कार्ड है, सब कुछ है, वोट भी दिया है उन्होंने। अच्छा, वो बीजेपी के नेता घूम रहे हैं गांव घर घर में, और ये कहा लोगों ने, न्यूज 24 का कार्यक्रम आप देखिएगा, उसमें लोगों ने कहा कि साहब वो बीजेपी के कार्यकर्ता है कि पिछली बार आपने किसको वोट दिया था, और जब उन्हें पता चला कि ये बीजेपी के वोटर नहीं है तो उनका जाके नाम कटवा दिया बीजेपी के लोगों ने। तो इसका मतलब यह है भाई, एक भी आदमी का अगर वोट कटता है और जिसने लोकसभा में वोट दिया है, तो कम से कम 15-20 लोग वहां खड़े थे, सबने बताया 3 लोगों के नाम कट गए, 4 लोगों के नाम कट गए, 5 लोगों के नाम कट गए। तो इस प्रकार से अगर महाराष्ट्र के अंदर अगर विपक्षी दलों में इतनी एकता है, क्योंकि वहां पे जो नाना पटोले की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आदित्य ठाकरे भी उसमें खड़े हुए थे, उसमें वो भी खड़े हुए थे, क्या नाम है उनका, शरद पवार के जो हैं, और बाकी बड़े बड़े नेता सब, सारे तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के खड़े हुए थे। अगर ये उत्साहपूर्वक कदम आप उठाते हैं और उसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं और जनता आपके साथ खड़ी है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये बात आप समझ लीजिए, अगले जितने भी इलेक्शन होंगे बीजेपी जीतेगी, और ये स्थिति होगी बिहार के अगले इलेक्शन में, बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का वही हश्र होगा जो आज एकनाथ शिंदे का है। नीतीश कुमार पर हम आएंगे सर, पहले जरा हम ये समझ लें कि अगर विधायक शपथ नहीं लेते हैं, महाविकास आघाड़ी के सारे सदस्य जो है बाहर रह जाते हैं, तो क्या चुनाव रद्द होंगे? नहीं 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 नहीं, वो तो देखिए चुनाव रद्द नहीं होंगे। देखिए ये लोग कुछ राय भी देते हैं, मुझे भी राय देते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं कि वी शुड बाइकॉट इलेक्शन, वी विल नॉट वोट, अपोजिशन शुड बाइकॉट इलेक्शन। अरे क्या अंतर पड़ रहा है यार, तानाशाही सरकार को इससे क्या अंतर पड़ता है? वो तो कह देंगे कि इलेक्शन हुआ, इन लोगों में हिम्मत नहीं थी, ये डर गए, ये भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ये कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, और हम इलेक्शन जीत गए, अब हम अडानी को सारे देश की संपत्ति दे देंगे। भाई उनको तो खुला रास्ता मिल जाएगा। अगर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जनता के विश्वास, अगर आपको लगता है कि जनता का विश्वास ईवीएम में नहीं है, अगर लगता है, अगर ये सच है, अगर जनता कह रही है कि ईवीएम पे हमें विश्वास नहीं है, जो हमें फीडबैक मिलता है, तो सड़क पे उतरिए, गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके से उतरिए, और उसके बाद अगर जनता आपके साथ नहीं उतरती तो जनता को दोष देने का अधिकार नहीं है, और जनता उतरती है तो अपने आप स्थिति। अरे किसानों की क्या हालत कर दी है आपने पंजाब बॉर्डर पे, 101 किसान अंदर आना चाह रहे हैं, उनपे मार रहे हैं, 8 किसानों को घायल कर दिया, 3-4 उसमें बुरी तरह से घायल हैं। बिहार के अंदर आपने स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज कर दिया, वहां लोग घायल हैं। तो अगर इस प्रकार से लोकतंत्र का दमन होता रहा तो इसका माने इलेक्शन से विड्रॉ करके तो हम लोग उनका रास्ता और साफ कर रहे हैं। अगर हम वोट नहीं देंगे और वहां जाके डरेंगे और ये सोचेंगे कि वहां गोली चल जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो इसका मतलब तो वो अपने आप ही जीत जाएंगे। इसी तरह तो वो जीत रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर जो है बंदूक औरतों के सिर पे तान रहा है कि घर वापस चले जाओ, नाम काट देंगे, फिर वोट की गिनती बढ़ जाएगी,
फिर सारी बेईमानी हो जाएगी, फिर वीवीपैट ईवीएम का मिलान नहीं होगा, सब बेईमानी चलती रहेगी। और उसके बावजूद लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो कदम उठाया गया है, ये पहला कदम उचित है, लेकिन देखते अगला कदम क्या होता है और उसके बाद ये क्या करते हैं। लेकिन जनता का विश्वास विपक्षी दलों से उठता जा रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वो समझ रहे हैं कि वोट हम देते हैं अपोजिशन को, जीतती है भारतीय जनता पार्टी, तो वोट देने की आवश्यकता क्या है, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। जी सर, प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र जब गए थे तो उन्होंने नारा दिया था एक है तो सेफ है। अब तो सरकार बन गई है, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे सब एक तो हो गए, लेकिन क्या वो सेफ हैं? नहीं, सरकार तो उनकी सेफ है, सरकार में क्या परेशानी आने वाली है भाई। अजीत पवार का 1,000 करोड़ की संपत्ति छूट गई है, नवाब मलिक को कोई परेशानी आज के तारीख में नहीं है, जबकि आरोप था कि वो दाऊद इब्राहिम के आदमी है। प्रफुल्ल पटेल पे आरोप था कि वो दाऊद इब्राहिम के आदमी है। मोदी जी ने खुद कहा था कि अजीत पवार जो है 70,000 करोड़ के दोषी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अजीत पवार चक्की पीसिंग। आज उनकी 1,000 करोड़ की संपत्ति को छोड़ दिया ना, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में बैठे हुए हैं। तो अगर ईडी सीबीआई भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की तरह काम करेंगी, एनडीए के सहयोगी दलों की तरह काम करेंगी, कि जो बीजेपी, अच्छा वो कह रहे हैं संजय राउत, मुझसे भी कहा बीजेपी में आ जाइए, आपके उनके मकान जिसमें वो रहते हैं उसको ईडी ने अटैच किया हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनसे कहा गया बीजेपी में आ जाइए तो आपका मकान छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। शिंदे साहब अमित शाह साहब के सामने जाकर के गिड़गिड़ा रहे थे, ये बात सामना ने कही। अब गिड़गिड़ाने वाली बात जब खुल गई है तो उसके बाद क्या शिंदे साहब सरकार आसानी से चलने देंगे, या मौके की तलाश नहीं करेंगे? 7 सांसद लेके तो केंद्र में भी बैठे हैं वो। अरे क्या कर लेंगे शिंदे साहब, नीतीश कुमार का भी यही हश्र होगा, चंद्रबाबू नायडू का भी यही होगा। ये आपको अगले चुनाव के पहले रोते गिड़गिड़ाते झुके हुए कंधे यूं करके दिखाई पड़ेंगे गुजरात लॉबी के सामने। तो अगर अभी भी नीतीश कुमार को बात समझ में नहीं आ रही है, चंद्रबाबू को, नायडू को बात समझ में नहीं आ रही है, एकनाथ शिंदे का जो हश्र हुआ है वही हश्र सबका होगा, एक एक कर अजीत पवार का भी होगा। ये गुजरात लॉबी को नहीं टूट करके आए थे। नीतीश कुमार के तो अपना एक सेट वोट बैंक है जो नीतीश कुमार को वोट करता है। अरे कहीं नहीं है वो वोट बैंक है, वो अब कोई वोट बैंक है। आज जैसे बच्चों में वोट बैंक नहीं है, नीतीश कुमार को भी पता है, चंद्रबाबू नायडू को भी पता है, एकनाथ शिंदे को भी पता है, अजीत पवार को भी पता है, ये वोटों से नहीं जीत रहे हैं, ये राजीव कुमार और ईवीएम से जीत रहे हैं। और राजीव कुमार ईवीएम अगर मोदी जी के साथ हैं, और भाई अगला जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है उसमें मोदी जी रहेंगे, अमित शाह रहेंगे और लीडर ऑपोजिशन रहेगा, जिसको चाहेंगे बना देंगे। कल राम प्रकाश राय को बना देंगे चुनाव आयुक्त, अगर आप कहेंगे कि आप जो कहेंगे हम करा देंगे, जिसको चाहेंगे नाम काट देंगे, जिसको मारेंगे गोली मार देंगे, जिसको चाहेंगे वोट देने देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देने देंगे। कल आप चुनाव आयुक्त बन सकते। नहीं, एक चीज और बताएं सर, जब आप राजीव कुमार का आपने जिक्र किया, अमित शाह साहब कितने सेफ हैं? योगी आदित्यनाथ एक चुनौती थे, देवेंद्र फडणवीस दूसरी चुनौती हो गए, अब राजीव कुमार का नाम भी बार बार आ रहा है कि वो अमित शाह से ज्यादा करीबी होते जा रहे हैं मोदी के। नहीं देखिए, योगी जी हों चाहे देवेंद्र फडणवीस हों, मोदी जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग और राजीव कुमार जी उनके साथ। मोदी जी ने यही चालाकी की है। मोदी जी ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया और खुद बैठ गए और अमित शाह को बैठा दिया। अब जब 2/3 लोग गुजरात लॉबी के हैं, तो जो गुजरात लॉबी से जरा पंगा लेगा उसको निकाल बाहर करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ज्यादा नाटकबाजी करेंगे, उन्हें बाहर कर देंगे। वहां भी किसी नए आदमी को जिसका नाम नहीं सुना होगा, जो ये पहली बार विधायक बना होगा, जैसे गुजरात में हुआ, जैसे राजस्थान में हुआ, जैसे हर जगह हुआ, वैसे वहां भी हो जाएगा। वो तो नहीं, मैं विरासत की बात कर रहा था सर, मोदी के विरासत को लेकर के जो जंग होती है, जिसके लिए अमित शाह के कॉम्पिटिटर के तौर पर योगी आदित्यनाथ देखे जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस को भी उसी लाइन में रखा जाता है, अब राजीव कुमार भी एक सामने खड़े दिख रहे हैं। नहीं देखिए, गुजरात लॉबी के हितों के खिलाफ मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। ये आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने देंगे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ने देंगे, कर्नाटक को आगे बढ़ने देंगे? केवल गुजरात लॉबी, गुजरात नाम केवलम, केवल गुजरात लॉबी का काम चलेगा। सारी इंडस्ट्री आज के बाद से आपको महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट होती दिखाई पड़ेंगी। और ये अमित शाह जी, क्योंकि और जितने अमित शाह जी के पास मोदी जी के सीक्रेट्स हैं, वो योगी जी के पास, देवेंद्र फडणवीस के पास नहीं है। और राजीव कुमार जी के भी सीक्रेट्स हैं अमित शाह के पास। तो अमित शाह के पास सबके सीक्रेट्स हैं।
तो मेरे ख्याल से नौटंकी कितनी भी कर लें लोग, अंत में मोदी जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे और अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस अगर इनकी गुड बुक्स पर रहे तो रहेंगे राजनीति में, वरना राजनीति में बाहर चली जाएंगे। गुजरात लॉबी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता हिंदुस्तान में आज की तारीख। तो फिर ईवीएम, हाँ जी जी आप बोले। जब तक चुनावी प्रक्रिया को शुद्ध नहीं किया जाएगा और जब तक राजीव कुमार जी का अगर फिर चेंज ना किया और सुप्रीम कोर्ट निर्णय न दे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें होंगे और अध्यक्ष होंगे और प्रधानमंत्री और लीडर ऑपोजिशन उसके मेंबर्स होंगे और प्रिवेल जो करेगी वॉइस वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पड़ेगी, जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा तब तक गुजरात लॉबी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सर विदेश नीति की हम थोड़ी बात कर लें जरा सा, क्योंकि आपने सारी चीजें जो है बहुत करीब से आप देखते हैं उसको, बहुत आप ठीक से जो उसका भी अध्ययन करते हैं। विदेश नीति का हिसाब किताब जो इस समय चल रहा है, जिस तरीके से विश्वगुरु बनने से लेकर के और आज जो अपने एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं, अब वो ब्रिक्स की उधर बात हो रही थी, अब वो नेपाल को भी वहां पर शामिल कर लिया गया है। इधर मोदी जी जो है वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उससे चिंतित हैं, वहां के अल्पसंख्यकों को लेकर के, लेकिन अपने देश में वो ये चिंताएं जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक हैं क्या, कि देश में ऐसी स्थिति बनाइए और विदेशों पर राग अलापते रहिए? नहीं, एक चीज ये बताइए, ये जो आपने राफेल खरीदे हैं, ये राफेल किसने खरीदे हैं? ये बड़े बड़े विमान अमेरिका से, स्वीडन से, कनाडा से, पता नहीं कहां, फ्रांस से, कहां लाखों करोड़ों के विमान खरीद लिए हैं। किस लिए खरीदे हैं? ये ड्राइंग रूम में सजाने के लिए खरीदे हैं? बच्चों के खेलने के लिए खरीदे हैं? अरे अगर आपके हिंदुओं पे बांग्लादेश अत्याचार कर रहा है तो इंदिरा गांधी क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं अपनी फोर्सेस को भेष बदल के लुंगी पहना के भेज देते? इंदिरा जी ने भी तो यहीं के मुक्ति वाहिनी, वहां की फौज थी क्या? हिंदुस्तान की फौज थी, सब जानते हैं यहाँ की फौज थी, और लुंगी पहन के वही दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के बंगाली बन के लड़ी थी और पाकिस्तान को तोड़ दिया था। आज वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो हमारे लिए दुश्मन थे वो दोबारा आपस में मिल गए हैं। अरे अटैक क्यों नहीं कर देते यार, सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर देते बांग्लादेश के ऊपर? आप तो इतने बड़े हो, आप तो उसे कनाडा के अंदर अटैक कर सकते हो टेररिस्ट पे, और अमेरिका के अंदर कनाडा पे कर सकते हो, तो मोहम्मद यूनिस पे अटैक क्यों नहीं कर सकते बांग्लादेश के अंदर? अरे तो ये विमान काहे के लिए खरीदे हो भाई? ये इतना सैन्य बल हमारा मजबूत हो गया, फलाना मजबूत हो गया, ठिकाना मजबूत हो गया, हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हो। तो विमान तो सर अडानी जी के प्रोजेक्ट के लिए खरीदा गया था। मुकेश अंबानी साहब के जो छोटे भाई अनिल अंबानी साहब, उनको पैसा कमवाने के लिए खरीदा गया था, युद्ध लड़ने के लिए तो खरीदा नहीं गया था मुझे लगता है। तो वो चलते हैं विमान के, ऐसे ही वो हैं, लकड़ी के हैं या कुछ ऐसे नमूने टाइप के हैं, मॉडल हैं। अरे चला के देख तो लो, एक आध बार बम बम फेंक के देख तो लो चलते हैं कि नहीं। पता चले बाद में पता चला वो तो लकड़ी में रंग करके रखे गए थे और उसमें लाख 2 लाख करोड़ का मामला हेर फेर हो गया। अरे यार ये बांग्लादेश जब तुम्हारे हिंदुओं को मार रहा है तो करते क्यों नहीं कुछ? नहीं, लेकिन उनके पीछे तो चीन खड़ा है ना सर। अरे यार कमाल हो गया, चीन खड़ा है तो हम क्या चीन से कम है क्या? क्या भारतवर्ष को चीन से कम आंकते हैं? इसलिए झूला झूलाते हैं आप उनको। आप कमाल कर रहे हैं यार, चीन खड़ा है। वियतनाम ने अमेरिका को हिला दिया था। वियतनाम कितना बड़ा देश है। अफगानिस्तान ने अमेरिका और रूस दोनों को हिला दिया था, पता है ना, अफगानिस्तान ने हिला दिया था। अफगानिस्तान कितना बड़ा देश है, कितना सैन्य बल है उनके पास। अमेरिका को भी छोड़ के भागना पड़ा और रूस को भी छोड़ के भागना पड़ा। अब हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि चीन के खिलाफ हम वो हैं। अरे चीन हमारे अगर हिंदुओं पे अत्याचार करेगा तो यहाँ पे क्या मुसलमानों पे अत्याचार करके उसका बदला ले लोगे? अरे यहाँ के मुसलमान अगर तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं तो बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ जाके। चलिए, मुझे लगता है मोदी जी को निश्चित तौर पे आपकी बातें सुन लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारे राग अलापने से कुछ नहीं होगा। आप लगातार चिल्लाते रहिए, आप अपने यहाँ का माहौल भी ठीक करें, ये भी जरूरी है, क्योंकि आप अपने यहाँ का माहौल ठीक कर लेंगे तो मुझे लगता है दुनिया के बाकी देशों में इसको लेकर के संदेश सकारात्मक हो जाएगा और बहुत सारे देश स्वतः जो है इन चीजों की तरफ अपना जो है वो ध्यान ले जाएंगे और उसके बाद उनके रुख में हिंदुओं को लेकर के परिवर्तन आना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर हमसे बात करने के लिए। नहीं, एक मिनट देखिए, अगर हिंदू मुसलमान का इशू ये ना उठाएं, अगर ये पाकिस्तान का इशू ना उठाएं,
तो क्या इश्यू उठाएं? ये उठाएं कि हम किसानों को पीट रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को पीट रहे हैं, हम एमएसपी नहीं दे रहे हैं, हम नौकरियां नहीं दे रहे हैं, हम बेरोजगारी दूर नहीं कर रहे हैं, हम महंगाई को कम नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं वो मेन मुद्दों पे आ जाएं? मेन मुद्दों पे आ जाएंगे तो कैसे डिस्कशन करेंगे? 15 लाख तो किसी को मिला नहीं, आमदनी सबकी कम होती चली जा रही है, उद्योग धंधे चल नहीं रहे, जीडीपी 5.4% पे आ गई, लोन 5 गुना बढ़ गया। तो आप क्या चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ना करें? तो अगर मुसलमानों पे अटैक ना करें, उन्हें ऊट पटांग बातें ना करें, गिरिराज सिंह और धर्म संसद के अंदर ना करें, तो क्या हिंदुस्तान को मेन मुद्दों पे लौटने दें? अगर मेन मुद्दों पे लौट जाएंगे तो उनकी तानाशाही कैसे चलेगी? तो आप भी यार ऐसी राय दे देते हो यार। बीजेपी का काम बिना मुसलमान का नाम लिए हुए, बिना पाकिस्तान का नाम, बांग्लादेश का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम लेते हैं, ना चीन का नाम लेते हैं, ना बांग्लादेश का नाम लेते हैं, ना श्रीलंका का नाम लेते हैं, ना मालदीव का नाम लेते हैं। एक पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा पाकिस्तान का नाम लेते रहते हैं सारे दिन। संभल के घटनाक्रम में भी पाकिस्तान का नाम आ गया कि पाकिस्तान में ईंट, गोलियां और बंदूकें और क्या क्या मिल गई वहां पर, तो उसको भी जो है वो पाकिस्तान से ही अच्छा ये बताओ पाकिस्तान के यार, नाम से ही अच्छा ठंडा कराया। ये बताओ, पाकिस्तान से सीधे संभल कैसे आई? चलो ये बता दो ना प्रकाश जी, पाकिस्तान से संभल आई कैसे? कब आई है? 10 साल में आई है? 10 साल के पहले आई? अगर 10 साल में आई तो गृह मंत्री क्या कर रहे थे? वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? मेरी थोड़ी है यार जिम्मेदारी, आपकी थोड़ी है राम प्रकाश जी। हमारा काम तो डिबेट करना है। अब ये किस कौन लाया कौन नहीं लाया, हम क्या जाने किस, ये तो गृह मंत्री का काम था। गृह मंत्री साहब घुसपैठ बताते हैं ऐसे राज्यों में जहां पर जिसकी सीमाएं देश के दुनिया के किसी दूसरे देश से लगती नहीं है, उन राज्यों में घुसपैठ बता देते हैं। और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए कि आखिर संभल में अगर पाकिस्तान से बंदूकें आई, गोलियां आई, तो वो आई कैसे? और अरे उसके रोहिंग्या बाद जो आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा रोहिंग्या कोई बैठा है, सबसे बड़ा और विश्वविख्यात रोहिंग्या, वो शेख हसीना है, जिसको भारत सरकार ने शरण दे रखी है। उससे बड़ा कोई रोहिंग्या वर्ल्ड में नहीं है आज की तारीख। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।